नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 9 बजने वाले हैं। ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हाथरस की घटना के साथ, जहां हाथरस में भगदड़ की कहानी आपको बताते हैं कि आखिरकार ये भगदड़ कैसे मची। और दरअसल यह भी बताया जा रहा है कि बाबा के पांव की मिट्टी उठाने के लिए भीड़ दौड़ी और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। आखिर ये भगदड़ क्यों मची, कैसे मची, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, देखिए इस रिपोर्ट में। करने जा रहा हूं। अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। और जो मेरे नाम को बेच आए हैं और नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कोट पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा। हाथरस कांड के बाद देश भर में कथावाचक अलर्ट मोड में आ गए हैं। बाबा बागेश्वर ने बर्थडे पर भीड़ के बीच जाने से मना कर दिया। 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। भारत में इतनी भीड़ तो कई बड़े नेताओं की रैलियों में भी नहीं आती और किसी फिल्म स्टार को देखने भी एक साथ लाखों लोग नहीं पहुंचते। हाथरस हो या बागेश्वर धाम, वहां श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब आता है कि उससे आज के दौर में बाबाओं की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राकृत हुआ है। संकल्प करता हूँ, अधर्म का नाश करूंगा। दुनिया में अधर्म का नाश करने का दावा करने वाला भोले बाबा के दरबार में सबसे बड़ा अधर्म हुआ। अपनी शक्ति से प्रलय का दावा करने वाले सूट बूट वाले बाबा की करतूत से सैकड़ों परिवारों पर प्रलय आ गया। जहां लाखों की संख्या में लोग बाबा से जीवन की सीख लेने पहुंचे थे, वहां सिर्फ मौत के निशान बचे हैं। बाबा ने जिन लोगों की जिंदगी बदलने का दावा किया था, उसमें से कई अब जिंदा नहीं, उनकी सांसें थम चुकी हैं। एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना अरे अंदर से करके आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम वहीं गिर गए तो एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुछ चिंते रहे, होश ना रहे। फिर एक उनका देवता था आया सत्संग, और बच्चा भी बिछड़ गया, वो भी बिछड़ गई, तो एक दूसरे के बिछड़वे के चक्कर में वो मिली नहीं थी, खत्म हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हाथरस पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीड़ ने बाबा को छूने की कोशिश की और इसी दौरान सेवादारों की धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ मच गई। सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। मंगलवार को भगदड़ के बाद से बाबा कहां हैं, इसकी तलाश हो रही है। मंगलवार रात मैनपुरी में पुलिस बाबा के 21 बीघे वाले विशाल आश्रम भी पहुंची, लेकिन बाबा नदारद थे। न्यूज 18 इंडिया बाबा के सुनहरे गेट वाले आश्रम में तहकीकात करने पहुंचा। ये सिर्फ महल ही नहीं बल्कि इसे ट्रस्ट बना दिया गया। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि जब आप
एक मोटी अमाउंट रखते हैं तो आश्रम के पास उस अमाउंट को रखने के राइट्स नहीं होते हैं। अगर आप ट्रस्ट बनाते हो, ट्रस्ट के पीछे अगर पैसा डालते हैं तो उसको पूछने वाला, देखने वाला, जांचने वाला कोई नहीं होता। इसके अलावा इसके ठीक सामने एक लैंड है जो यहाँ पर जमीन लोगों के द्वारा दान दी गई है ये कहा जाता है, और उसके पास ही हेलीपैड है। सुख सुविधाएं पूरी हैं, कहने के लिए बाबा जी हैं। हाथरस में हुई खौफनाक घटना को देखकर बाबा बागेश्वर भी सावधान मुद्रा में आ चुके हैं, क्योंकि उनके दरबार में भी लाखों की भीड़ जुटती है। इसीलिए बाबा बागेश्वर ने तो अपने जन्मदिन को लेकर भक्तों से घर में ही रहने की अपील कर दी। हाथरस भगदड़ मामले में एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन एफआईआर में बाबा सूरज पाल का नाम नहीं है। एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच छिपाया गया। तो हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े कई रहस्य सामने आ रहे हैं। और अब इस मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि राजस्थान के दौसा में भी बाबा का आश्रम बाकायदा लगता था, वो भी पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन पटवारी के घर पर। यह खास रिपोर्ट देखिए। भोले बाबा का राजस्थान कनेक्शन। दौसा में लगता था बाबा का दरबार। पेपर लीक माफिया से बाबा के संबंध। ठीक रहा कि वो वहां हो गई, नहीं तो यहाँ भी हो जाती ऐसी घटना। अगर वो यहाँ चलता रहता है इस प्रकार का तो घटना यहाँ भी हो सकती है। क्या राजस्थान में भी हाथरस जैसी घटना हो सकती थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के दौसा में भी भोले बाबा का दरबार लगता था और बाबा के दरबार में भीड़ हजारों नहीं लाखों में होती थी। हाथरस वाले भोले बाबा का जलवा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। भोले बाबा ने अपना साम्राज्य 5 राज्यों तक फैला रखा है। यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। इस भयानक हादसे में राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर में रहने वाली एक महिला की मौत हुई है। वहीं भरतपुर की 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। वहीं अब भोले बाबा का एक बड़ा राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले बाबा का हाथरस की तरह दौसा में भी प्रवचन हुआ था। पिछले साल नवंबर महीने में दौसा के कांदोली में प्रवचन हुआ था और बाबा के प्रवचन में 1 लाख से ज्यादा अनुयायी इकट्ठा हुए थे। वहीं चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि भोले बाबा पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में दरबार चलाता था और माफिया के घर में 1 महीने के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 4 बार बाबा का दरबार लगता था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आया करते थे, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड से एंट्री मिलती थी और दरबार के बाहर बाबा की प्राइवेट फोर्स तैनात रहती थी। हाथरस कांड के बाद चर्चाओं में आए साकार हरि बाबा का जो राजस्थान कनेक्शन देखने को मिला है, और राजस्थान कनेक्शन की बात करें तो दौसा में ये साकार हरि बाबा आया करते थे और 4 दिन तक ये दरबार चलाया करते थे। और पेपर लीक माफिया का ये घर है जहां पर आकर ये दरबार चलाया करते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि ये जो घर है, जो ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर दरबार चलता था और महीने में 4 बार ये दरबार चला करता था। और यहीं से जो एसओजी की टीम आई थी, उन्होंने सर्च अभियान चलाया था। उसके बाद से ये पूरी बिल्डिंग को सीज कर रखा है और ये जो अंदर का जो यहाँ पे ये बिल्डिंग को सीज कर रखा है अंदर से। और जो अंदर की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो अंदर ये आप तस्वीरें देख सकते हो, ये दरबार है, टेंट अभी भी लगा हुआ है, कुर्सियां ये जो आप देख पा रहे हो कुर्सियां लगी हुई हैं और यहाँ पर ये 4 बार
महीने में आया करते थे। और पेपर लीक माफिया है हर्षवर्धन, जो यहीं से गिरोह चलाया करता था, क्योंकि जिस तरह फरवरी में जो सर्च अभियान चला, उस सर्च अभियान में कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले थे जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए थे। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में ही भोले बाबा का आश्रम बना हुआ था, जिसमें सिर्फ बाबा के भक्तों को ही जाने की अनुमति थी। आम आदमी को बाबा की आर्मी बाहर ही रोक लेती थी और भीड़ ऐसी लगती थी कि सड़क जाम हो जाया करती थी। यहाँ पूरा रोड जाम हो जाता था, इतने सारे लोग आते थे और इनके सेवादार रहते थे। और ये सारा आप लोग भी अंदर जाने की अनुमति थी आप लोगों को? नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं। नहीं, मतलब आम आदमी जा सकता था क्या? आम आदमी नहीं जा सकता था। न महाराज को कभी किसी ने देखा यहाँ नहीं देखा। दिन में आते थे, आम आदमी को परमिशन ही नहीं थी। सत्संग दिन में होता था या रात में? सत्संग तो ये इनका टाइम रहता था, तो कभी भी होता था, लेकिन पता नहीं लगता था कि कब क्या हो रहा है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले फरवरी 2024 में जब JEAN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को एसओजी ने पकड़ा, तो नारायण हरि का यह दरबार सुर्खी में आया। सामने आया कि जहां बाबा नारायण हरि ने अपना अस्थायी डेरा बना रखा था, वो मकान हर्षवर्धन का ही था और इसी दरबार की आड़ में हर्षवर्धन पेपर लीक का रैकेट चलाता था। फिलहाल हर्षवर्धन की गिरफ्तारी के बाद से कांदोली में बाबा का दरबार नहीं लगा है। पेपर लीक माफिया से उसके संबंध देखने को मिले हैं और हर्षवर्धन के मकान में ही वो दरबार चलाया करता था। ऐसे में अब हो सकता है कि एसओजी जो हाथरस वाला जो ये बाबा है साकार हरि बाबा, उससे भी पूछताछ करे, क्योंकि वो हर्षवर्धन के संपर्क में बाबा रहा करता था और इसी घर में उसकी आवाजाही रहती थी और यहीं से वो दरबार चलाता था। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की, साथ ही विपक्ष पर भी कई बड़े प्रहार किए। लोकसभा के बाद आज पीएम मोदी राज्यसभा में जमकर विपक्ष पर बरसे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने मणिपुर से लेकर बंगाल तक हर मुद्दे पर बात की। पीएम मोदी ने बंगाल में महिला की पिटाई की घटना का जिक्र किया और यह भी कहा कि बंगाल के संदेश खाली में भी कुछ दिनों पहले महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई, जो रोंगटे खड़े करने वाली है। लेकिन महिलाओं पर होने वाले इन अत्याचारों पर वो लोग खामोश हैं जो खुद को प्रगतिशील नेता और महिला अधिकारों का चैंपियन बताते हैं। महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है। बोले इंदिरा इज इंडिया कहने वाले संविधान विरोधी हैं। पीएम मोदी ने पेपर लीक, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष पर हमला बोला। आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो, आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कल की तरह आज भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा किया, लेकिन प्रधानमंत्री हंगामे से विचलित नहीं हुए। तो कुछ देर बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया।
विपक्ष की इसी हरकत से नाराज सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष सदन छोड़कर नहीं मर्यादा छोड़कर गया है और विपक्ष ने उन्हें नहीं संविधान को पीठ दिखाई है और विपक्ष की अपनी शपथ का अनादर किया है। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में विपक्ष को धोकर रख दिया। जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता था, पीएम मोदी उन सभी मुद्दों पर बोले, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में शामिल होने के बजाय वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहले गर्मी की मार थी और अब मॉनसून का प्रहार है। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अब बारिश की वजह से तबाही मची हुई है, जिसमें उत्तराखंड, गुजरात से लेकर राजस्थान तक हर जगह पानी ही पानी है। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौने की तरह बहा ले गया। कुदरत के प्रहार के सामने बेबस है इंसान, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून कहर बनकर टूटा है। कुदरत के सामने पहाड़ ध्वस्त हो रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से धारचूला में सड़क के ऊपर चट्टान भरभरा कर गिरने लगी। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क में भारी लैंडस्लाइड हुआ। गिरने वाला पहाड़ इस कदर विशालकाय था कि भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी के प्रवाह को भी इसने प्रभावित कर दिया। पश्चिम बंगाल के कालिंपोंग से डराने वाली तस्वीर सामने आई। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी अचानक तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन पानी में फंस गई। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और ये पूरी वैन को बहा ले जाता। लेकिन वक्त रहते स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और बच्चों को गाड़ी से निकाला। अगर वहां थोड़ी और देर होती तो पूरी वैन पानी में बह सकती थी। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो बारिश के साथ आए तूफान से बड़ा हादसा हुआ। तेज हवा में हाई वोल्टेज बिजली लाइन का खंभा चलती हुई कार पर गिर गया। एक दूसरी लाल रंग की कार जैसे ही उसके बगल से गुजरने लगी तो लोहे का खंभा तारों समेत दोनों कार पर गिर गया। पीछे एक बाइक सवार भी था, जिसने जैसे तैसे बाइक रोककर खुद की जान बचाई। गनीमत रही कि कार में सवार पूरा परिवार सुरक्षित रहा। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगह पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रीजन में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर की वजह से बद्रीनाथ यात्रा में रुकावट आ सकती है। गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। और अब बात बिहार की, जहां पर पुल टूटने का सिलसिला थम ही नहीं रहा, क्योंकि छपरा के जनता बाजार में 20 साल पुराना पुल भरभरा करके गिर गया। तो थोड़ी ही देर बाद दांदासपुर में 150 साल पुराना पुल ध्वस्त हो गया। वहीं सिवान में गंडक नदी पर बना पुल अचानक टूट गया। अब सवाल यह है कि क्या बिहार के पुल कमजोर हैं? देखिए रिपोर्ट। और देखते ही देखते बिहार में एक और पुल ने जल समाधि ले ली। लोग देखते रहे और आने जाने का रास्ता बंद हो गया।
तस्वीरें छपरा के जनता बाजार की। महज 20 साल पहले 2004 में तत्कालीन एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह के फंड से इस पुल को बनाया गया था, लेकिन ये पुल इस साल की पहली मानसूनी बारिश भी झेल नहीं पाया। छपरा में पुल ढहने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस पुल के ध्वस्त होने के कुछ ही देर बाद दानदासपुर में भी 150 साल पुराना पुल टूट गया। साथ ही टूट गया कई गांवों का सीधा संपर्क। बिहार का सिवान तो छपरा से भी आगे है। सिवान में अब तक गंडक नदी पर बने 3 पुल टूट चुके हैं। पहला पुल पडाइन टोला में टूटा, दूसरा सिकंदरापुर गांव के पास टूटा और तीसरा पुल तेघरा गांव के पास टूट गया है। पुल का लंबाई जो है छोटा है और चौड़ाई ज्यादा काट दिया गया है। इस मिट्टी का कटिंग से पुल धंस गया है। सिवान में गंडक नदी पर बने पुल के अचानक टूटने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पुल टूटने के बाद सिवान डीएम ने एक टीम का गठन किया जो पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रशासनिक महकमा यह कह रहा है कि पानी का दबाव बढ़ने के कारण तीनों पुल धंस गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब तीनों पुल धंसा तो आखिर समय से मरम्मत क्यों नहीं कराई जा सकी। हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में पुल टूटने की घटनाएं हुई हैं। इसके पहले भी कई बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो चुके हैं। सवाल है कि बिहार में क्यों टूट रहे हैं पुल? क्या पुल टूटने के पीछे कोई साजिश है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे पुल? और टीम इंडिया बारबाडोस से भारत के लिए रवाना हो गई है और कल सुबह 6 बजे ये टीम दिल्ली पहुंचेगी और इसके बाद भारत में उनका जोरदार स्वागत होगा। और इसके लिए खास प्लान आखिरकार क्या है, स्वागत की तैयारियां कैसी हैं, रिपोर्ट देखिए। दुनिया में भारत का परचम लहराने वाली चैंपियन टीम कल अपने वतन लौट रही है। T20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया कल भारत आ रही है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद बारबाडोस में फंसी हुई थी। देश के करोड़ों लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं चैंपियन भी घर वापसी के लिए बेकरार थे। वहीं अब टीम स्पेशल फ्लाइट से भारत के लिए रवाना हो चुकी है और कल सुबह 6 बजे टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। भारत के शेर कल भारत की धरती पर कदम रखेंगे। यहाँ इनके वेलकम की जोरदार तैयारियां की गई हैं। एक नजर डालते हैं टीम इंडिया के कार्यक्रम पर। टीम इंडिया सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। इसके बाद 6:45 पर आईटीसी मौर्य में टीम पहुंचेगी। सुबह 10 से 12 बजे तक पीएम ऑफिस में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे टीम मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। शाम 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम में टीम पहुंचेगी। वहीं शाम 5 से 7 बजे तक ओपन बस परेड का आयोजन होगा। शाम 7 से 7:30 बजे तक वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तभी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैंपियन टीम से मुलाकात करेंगे, उन्हें शानदार जीत की बधाई देंगे। मुंबई में भी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।